हेलो बच्चों, रिद्धि सिद्धि फिजिक्स कोचिंग क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि हम बात कर रहे हैं कक्षा 12 भौतिक विज्ञान में हमारा सेमीकंडक्टर वाला लास्ट वाला चैप्टर रनिंग में है, जिसके 2 पार्ट्स मैंने अपलोड कर दिए। जिन भी विद्यार्थियों ने जाकर नहीं देखा उसे आज जाकर देख लें। सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करना जरूर। आज हम बात करेंगे सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक के प्रकार। मैंने कुछ आपका जो स्टार्टिंग वाला जो नेज अर्धचालक था अशुद्धियों के आधार पर इसको 2 भागों में विभाजित किया गया। एक तो नेज अर्धचालक और एक होता है आपका जो होता है अशुद्ध अर्धचालक। ठीक, तो मैंने नेज अर्धचालक के बारे में बता दिया था कि नेज क्या होता है। एक बार फिर से अपन रिवाइज कर लेते हैं और उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। जो भी विद्यार्थी है वो प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाए, मैं बोल बोल के लिखवा रहा हूँ। ठीक है, तो आप ध्यान से लिखें और कोई भी डाउट हो कमेंट्स बॉक्स में जाकर वो डाउट लिख दें। मैं कोशिश करूँगा कि उसको सॉल्व करने का आपको हल करके बताऊँ। ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं। और आज हम एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि नेज आंतर या शुद्ध अर्धचालक, जिसको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अशुद्धियों के आधार पर 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक तो हो गया नेज, ठीक, और एक होता है आपका अशुद्ध। ठीक, तो सबसे पहले जो है नेज आंतर या शुद्ध अर्धचालक किसे कहते हैं। तो भैया कल आपको बताया था मैंने कि वे अर्धचालक जिसमें किसी प्रकार की कोई अशुद्धि मिली हुई ना हो उसे हम क्या कहेंगे, नेज आंतर या फिर शुद्ध अर्धचालक। फिर दूसरा मैंने आपको बताया था नेज आंतर या शुद्ध अर्धचालक का उदाहरण बताइए। तो क्या क्या उदाहरण है। एक तो आपका क्या हो गया सिलिकॉन, और एक और क्या हो जाएगा इसमें जर्मेनियम। ठीक, तीसरी बात आपको ध्यान रखना कि ये जो नेज आंतर या शुद्ध अर्धचालक है ये परम शून्य ताप यानी 0 केल्विन या -273.15 डिग्री सेल्सियस पर ये अर्धचालक किसकी तरह कार्य करते हैं, कुचालक की तरह कार्य करते हैं। अगला पॉइंट आपको ध्यान रखना कि जो आपका शुद्ध अर्धचालक है उसमें जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ क्या होते हैं, होल होते हैं। इलेक्ट्रॉन को हम इस प्रकार से डार्क वाले सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे और होल को अपन इस प्रकार से खोखले सर्कल से क्या करेंगे, रिप्रेजेंट। इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो नेगेटिव माना जाता है और इस होल की जो प्रकृति है वो कैसी मानी जाती है, पॉजिटिव। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक होता है और होल कैसा होता है, धनात्मक। और यही इलेक्ट्रॉन और होल है जिसके कारण अर्धचालक में धारा का क्या होता है, प्रवाह होता है। जैसे अपना जो चालक है, ठीक है, जैसे कॉपर हो गया, तार हो गया, तो इसमें जो धारा का प्रवाह होता है वो केवल इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। किसके कारण, इलेक्ट्रॉनों के कारण, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। लेकिन अर्धचालकों में धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन और किसके कारण होता है, होल के कारण होता है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है, मैं अभी बाद में लिखवा दूंगा, लेकिन अभी ध्यान रखना। उसके बाद फिर नेज या आंतर या शुद्ध अर्धचालक की क्रिस्टलीय संरचना कैसी होती है। तो इसकी जो क्रिस्टलीय संरचना होती है वो कैसी होती है भैया, समचतुष्फलकीय होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना किस प्रकार की होती है इसकी क्रिस्टलीय संरचना, समचतुष्फलकीय। मतलब इसको जब अपन बनाएंगे तो इसका आकार अपने को कैसा दिखाई देगा, समचतुष्फलकीय, यानी हीरे के समान, हीरे जैसी इसकी आकृति अपने को दिखाई देगी। ठीक है, तो यहाँ तक अपन ने कर लिया था कि वे अर्धचालक जिसमें किसी प्रकार की कोई अशुद्धि मिली हुई ना हो उसे शुद्ध आंतर या नेज अर्धचालक कहते हैं। नेज अर्धचालकों के उदाहरण सिलिकॉन, जर्मेनियम हो गया। जो नेज अर्धचालक है वो परम शून्य ताप पर किसकी तरह कार्य करते हैं, कुचालक की तरह कार्य करते हैं। इसमें जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ क्या होते हैं, होल होते हैं। तो मैंने कल भी आपसे पूछा था कि बताइए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल का जो अनुपात होगा, रेशो होगा, वो कितना होगा। तो वो कितना होगा, 1/1, 1:1 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन है तो 10 क्या होंगे, होल होंगे। 10 से 10 कैंसिल हो जाए तो रेशो कितना आएगा, 1:1। और इसकी संरचना कैसी होती है, इसकी संरचना किस आकार की होती है, समचतुष्फलकीय होती है। ठीक, अब इसकी क्रिस्टलीय संरचना बनाएंगे हम और इसका एक ऊर्जा बैंड बनाएंगे। तो सबसे पहले सभी विद्यार्थी हेडिंग डालिएगा, क्रिस्टलीय संरचना। और किसकी क्रिस्टलीय संरचना बनाने जा रहे हैं हम, नेज अर्धचालक। ठीक है, तो हेडिंग इसी में अभी अपना नेज अर्धचालक ही चल रहा है।
और ये पता है ना, मैंने लिखवा दिया, ये आवर्त सारणी के कौन से ग्रुप में आता है, लिखवा है तो लिखवा, ये वाला पॉइंट एक बार देख लो, ये वाला देखना है इसमें एक बार कि जो नेज अर्धचालक है वो आवर्त सारणी के कौन से ग्रुप में रखे गए, 14वें पे, लिखवा दिया, ठीक है। अब नेज अर्धचालक के लिए हमको क्या करना है भैया, तो नेज अर्धचालक की हम क्रिस्टलीय संरचना बनाने जा रहे हैं, ठीक। तो सभी विद्यार्थी प्रॉपर तरीके से नोट्स में क्रिस्टलीय संरचना बनाइएगा नेज अर्धचालक की। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर +4 ले लिया और इसमें किसी प्रकार की कोई अशुद्धि नहीं होती है, तो +4 के कई सारे एटम्स हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देंगे। हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में होते हैं एटम्स, लेकिन हम केवल एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो उसके लिए हमने इस प्रकार से +4 ले लिया। जो आपके वैलेंस बॉन्ड है, सहसंयोजक बंध है, उसको रिप्रेजेंट करेंगे इस प्रकार से कर्व शेप में लाइन खींचते हुए, तो ये हो जाएगा आपका सहसंयोजक बंध। इसके 4 इलेक्ट्रॉन देना अपने को, 1 2 3 और 4। इसके 4 इलेक्ट्रॉन देना, तो एक ये वाला 1 छोड़ के 2, एक ये छोड़ के यहाँ पे 3, एक ये वाला छोड़ के यहाँ पे दे दिया 4। इसके 4 इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ छोड़ के यहाँ दे दिया 2, एक यहाँ छोड़ के यहाँ दे दिया 3 और एक यहाँ छोड़ के हमने यहाँ दे दिया 4। इसके 4 इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ छोड़ के यहाँ दे दिया 2, एक ये वाली बंद छोड़ के यहाँ दे दिया 3, एक ये बंद छोड़ के यहाँ दे दिया 4। इसके 4 इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ छोड़ के यहाँ पर फिलअप करना, एक यहाँ पर दर्शाना और एक हो जाएगा यहाँ। इस प्रकार से ये आपकी क्रिस्टलीय संरचना तैयार हो जाएगी नेज अर्धचालक की, और चित्र का नाम लिख देंगे। इसमें जो +4 रहेगा आपका, तो ग्रुप 14 में जो आपके सिलिकॉन जर्मेनियम है, या तो सिलिकॉन हो सकता है या फिर आप यहाँ पर जर्मेनियम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो आपके ये वाले जो दिखाई दे रहे हैं, इनको हम सहसंयोजक बंध बोलेंगे। और इसमें ये वाला जो है आपका, ये आपके बंधित इलेक्ट्रॉन होते हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार से आपकी क्रिस्टलीय संरचना तैयार हो गई। बना लो इसको +4 करते हुए, है ना। यहाँ पे तो सारे बॉन्ड रहेंगे और यहाँ पे इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, तो ये जो स्ट्रक्चर रहेगा आपका 0 केल्विन टेम्परेचर पर रहेगा।
नाम लिख देना नेज अर्धचालक की संरचना, वो भी 0 केल्विन ताप। चलो बना लिया सभी विद्यार्थियों ने, ठीक। अब इसकी क्रिस्टलीय संरचना देख लो, लेकिन ध्यान रखिएगा जो नेज अर्धचालक की क्रिस्टलीय संरचना बना रहे हैं वो हम कौन से पे बना रहे हैं, 0 केल्विन। आप नेज अर्धचालक शुद्ध अर्धचालक है तो इसमें किसी प्रकार की कोई अशुद्धि नहीं होगी, तो आपका जो प्योर स्ट्रक्चर रहेगा उसमें केवल +4 का मतलब यहाँ पर सिलिकॉन भी हो सकता है, या फिर आप कौन सा आइटम्स रख सकते हो, जर्मेनियम का भी रख सकते हो, ठीक। ये जो आप कर्व शेप में ऐसे लाइनें देख रहे हो इनको कहा जाता है सहसंयोजक बंध। क्या कहते हैं इनको, सहसंयोजक बंध। और ये कर्व लाइन में ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या है, इन बंध से बंधे हुए हैं, इसलिए इसको क्या ध्यान दे दिया हमने, बंधे इलेक्ट्रॉन। देखो इस +4 का मतलब इसके जो बाहरी कक्ष है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। कितने हैं, 4। तो इसका मतलब 4 इसके पास होगा, 4 इसके पास होगा, 4 इसके पास होगा, 4 इसके पास होगा, 4 इसके पास होगा। टोटल पूरी स्ट्रक्चर में टोटल कितने हो जाएंगे, 4 × 20। तो इसका जो 4 था उसमें से एक इसको दिया, एक इसको दिया, एक इसको दिया, एक इसको दिया, ये हो गया। इसके पास जो 4 था उसमें से एक तो ये दे दिया, एक ये दे दिया, 2 3 और इसका हो गया 4। इसके 4 थे तो 1 2 3 और 4, इसके 4 थे तो 1 2 3 और 4, और इसके पास 4 था तो 1 2 3 और क्या दे दिया हमने, 4। इस प्रकार से 0 केल्विन ताप पर इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है ना, एक भी मुक्त नहीं है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या है, बंधे हुए हैं। तो आपको तब बनाना एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए कि क्रिस्टलीय संरचना बनाइए नेज अर्धचालक की, तो ये बना देना, और यहाँ पर टेम्परेचर कितना रखेंगे हम, 0 केल्विन, ठीक। और ये सारी बातें इसमें +4 क्या है, ये क्या है, क्या दर्शाता है, ये सारी चीजें हमने इसमें दर्शाई। अब इसी में हमको ऊर्जा बैंड बनाना, ठीक। तो इसी में हेडिंग डाल लो ऊर्जा बैंड। अच्छा, अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जो चालक की तरह भी कार्य करते हैं और कुचालक की तरह भी। अब चूंकि हम परम शून्य ताप पर बना रहे हैं, है ना, 0 केल्विन टेम्परेचर पर, तो 0 केल्विन पर तो जो अर्धचालक होता है वो किसकी तरह कार्य करता है, कुचालक। तो अपने को जो ऊर्जा बैंड बनाना है वो परम शून्य ताप वाला बना रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा हमने ऊर्जा बैंड, ठीक। अब पहले समझ लेना, उसके बाद सबसे नीचे वाला जो बैंड होता है ना, इसको हम कौन सा बैंड बोलते हैं भैया, संयोजी बैंड, ठीक। और सबसे ऊपर वाला जो बैंड होता है उसको हम कौन सा बैंड बोलते हैं, चालन बैंड, ठीक। संयोजी बैंड का ये वाला जो ऊर्जा स्तर है इसको हम काय से दर्शाते हैं, ईवी से, वैलेंस ऊर्जा, ठीक। और ये वाला जो ऊर्जा स्तर है इसको हम काय से दर्शाते हैं, ईसी से। और ये वाई एक्सिस पे हमने क्या ले लिया, ऊर्जा ले। और चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच का जो अंतराल होता है, इसी अंतराल को क्या कहते हैं, वर्जित ऊर्जा अंतराल। और इस वर्जित ऊर्जा अंतराल को हम काय से दर्शाते हैं, ई और जी से, ठीक। और ये जो अर्धचालक होता है, इन अर्धचालकों के लिए ये जो वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है ये लगभग कितनी कोटि में होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कोटि में होता है। और चालक के लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान कितना होता है, 0। और कुचालक के लिए 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या होता है, ज्यादा होता है। इधर ध्यान रखो, ठीक। अब संयोजी बैंड बना रहे हैं, ठीक। तो ये आपका जो ऊर्जा बैंड है ये कौन से टेम्परेचर पे है भैया, T बराबर क्या लिख दिया, T का मतलब टेम्परेचर होती है, काय पे 0 कर लिया। और आपको पता होना चाहिए कि जो नेज अर्धचालक है, जो शुद्ध अर्धचालक है, वो परम शून्य पर किसकी तरह कार्य करते हैं, कुचालक। और कुचालक है तो इसका जो चालन बैंड है वो पूर्णतः क्या होगा, रिक्त होगा, ठीक। ये पूर्णतः क्या हो गया भैया, रिक्त। इसमें किसी प्रकार का कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर एक भी इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा तो ये थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे चालकता का क्या करेगा, प्रदर्शन। और ये जो आपका संयोजी बैंड होता है ये तो पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनों से क्या होता है भैया, भरा हुआ होता है। लेकिन चालकता तो तब दर्शाएगा जब यहाँ के इलेक्ट्रॉन
इस वर्जित ऊर्जा अंतराल को पार करते हुए कहाँ चले जाएंगे भैया, चालन बेंड। लेकिन चूंकि ये परम शून्य ताप पर बात हो रही है, तो परम शून्य ताप पर जो चालन बेंड होता है वो पूर्णतः रिक्त होता है, और ये पूर्णतः क्या होता है भैया, भरा हुआ रहता है इलेक्ट्रॉनों से। ठीक, इसलिए T बराबर 0 केल्विन पर यही आपका किसकी तरह कार्य कर रहा है, कुचालक की तरह है। किसका, ये नेज का, नेज अर्धचालक, लेकिन परम शून्य पे है ना, इसलिए इसका जो ऊर्जा बैंड बनेगा वो कैसा बनेगा, कुचालक जैसा ही बनेगा। ठीक है, इसको बनाओ। बना लिया सभी ने, ठीक। अच्छा, ध्यान रखना कि जो नेज अर्धचालक है उसमें किसी प्रकार की कोई अशुद्धि मिली हुई नहीं होती, ठीक, इसलिए इसका नाम रख दिया गया शुद्ध अर्धचालक। ठीक, इसमें प्योर या तो आपका सिलिकॉन होगा या फिर जर्मेनियम होगा, तो इस वजह से यहाँ का जो आप ऊर्जा बैंड बनाओगे तो इसमें एक अतिरिक्त ऊर्जा स्तर होता है, एक अन्य ऊर्जा स्तर और होता है। इन दोनों के वर्जित ऊर्जा अंतराल जो है आपका EC माइनस EV, इसके बीचों बीच में, बिल्कुल बीचों बीच में इस प्रकार से एक और एनर्जी लेवल बनता है, और इस वाले लेवल को कहा जाता है फर्मी ऊर्जा स्तर। क्या कहते हैं भैया इसको, फर्मी ऊर्जा स्तर ना। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये नेज अर्धचालक है, शुद्ध है, इस वजह से ये जो नया जो फर्मी ऊर्जा स्तर यहाँ पर बना वो दोनों बैंड, इन दोनों EC और EV के कहाँ रहेगा, बीचों बीच में रहेगा। ठीक, आगे जब हम पढ़ेंगे, जब इसमें अशुद्धि मिला दी जाएगी, इसकी चालकता को बढ़ाने के लिए जब इसमें हम अशुद्धि मिलाएंगे, तो ये जो फर्मी ऊर्जा स्तर है ये या तो नीचे की ओर शिफ्ट हो जाएगा या फिर किधर की ओर शिफ्ट हो जाएगा, ऊपर की ओर। नीचे की ओर शिफ्ट होगा तो वो अलग अर्धचालक होगा, ऊपर की ओर होगा तो वो अलग होगा। लेकिन जो शुद्ध अर्धचालक है जिसमें कोई अशुद्धि मिली हुई नहीं है, वहां पर यह जो फर्मी ऊर्जा स्तर है वो कहां पर होता है, तो आपको ध्यान रखना है EC और EV के कहां होता है, बीचों बीच में होगा, बीचों बीच में। ठीक है, इसके सेंटर पे होगा। ठीक, तो ये वाली एक और लाइन हल्की सी आप स्केल की सहायता से यहाँ पे ड्रॉ कर लो, इस प्रकार से डेटेस करते हुए, और वहां पे लिख दो फर्मी ऊर्जा स्तर, और बीचों बीच में बनाना होगा ना, ऐसा नहीं कि किसी के पास में आ जाए, दोनों बैंडों के बीच में होना चाहिए।
बना लिया, ठीक। अब एक स्टार करके एक पॉइंट लिखो। ये तो हो गया आपका निज अर्धचालक, शुद्ध अर्धचालक के बारे में, आंतर अर्धचालक के बारे में पढ़ लिया हमने। एक स्टार करके लिखो, अर्धचालकों में धारा का प्रवाह, अर्धचालकों में धारा का प्रवाह आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन तथा होल के कारण होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना कि अर्धचालकों में जो धारा का प्रवाह होता है वो किसके कारण होता है, तो केवल इलेक्ट्रॉन या केवल होल के कारण नहीं होगा, वहां पर इलेक्ट्रॉन की भी और होल की दोनों की क्या होगी, जरूरत होगी। तो अगर आपसे कोई पूछे भैया अर्धचालकों में धारा का प्रवाह किसके कारण होता है, नंबर 1 केवल इलेक्ट्रॉन के कारण, तो क्या ये सही है क्या, नहीं। केवल होल के कारण सही है क्या, नहीं है। वहां पर सही आंसर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन और होल, ये दोनों होंगे तभी अर्धचालकों में धारा का क्या होगा, प्रवाह होगा। ठीक, और ये तो पता ना इलेक्ट्रॉन के ऊपर, इलेक्ट्रॉन की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, ऋणात्मक, और होल की प्रकृति क्या होती है, धनात्मक। अब ये होल क्या होता है, एक इससे पहले एक और बात ध्यान समझो कि आपने अभी पढ़ा था ऊपर चालन बैंड होता है, नीचे कौन सा बैंड होता है, संयोजी बैंड। इन दोनों के बीच का जो अंतराल होता है जिसको हम क्या कहते हैं भैया, वर्जित ऊर्जा अंतराल। अब क्या करेंगे, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे, क्या बढ़ाएंगे, यानी ताप बढ़ाएंगे, ताप बढ़ाने पर वर्जित ऊर्जा अंतराल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आपको ध्यान रखना है कि ताप बढ़ाने पर वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान थोड़ा सा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक, तो एक स्टार करके लिए ऐसे लिख लेंगे हम इसको डायरेक्ट ही कि जो वर्जित ऊर्जा अंतराल वो ताप के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब पता है, ताप को अगर बढ़ाएंगे तो वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान क्या होगा, घटेगा। वर्जित ऊर्जा अंतराल ऐसे करके लिख लो, स्टार्ट करते वर्जित ऊर्जा अंतराल व्युत्क्रमानुपाती ताप। व्युत्क्रमानुपाती को पता है ना सभी को कॉन्सेप्ट, ताप बढ़ाएंगे तो वर्जित ऊर्जा अंतराल क्या होगा, घटेगा। अगर ताप, ये आपको ध्यान रखना है। अब ध्यान सुनना कि जैसे आप ताप बढ़ाओगे वर्जित ऊर्जा अंतराल जो ज्यादा था वो क्या हो जाएगा, कम होगा। तो यहाँ जो संयोजी बैंड में जो इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं वो आसानी से कौन से बैंड में चले जाएंगे, चालन बैंड में। और जैसे ही चालन बैंड में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी उसकी चालकता भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो यहाँ से कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखना भैया कि अर्धचालकों की जो प्रतिरोधकता है वो ताप बढ़ाने पर क्या होती है, तो ताप बढ़ाओगे तो ताप के क्या होती है भैया, व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी ताप बढ़ाओगे तो प्रतिरोध का मान कम होगा, और प्रतिरोध का मान कम होगा तो उसकी चालकता क्या होगी, बढ़ेगी। ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट लिख लो। तो अर्धचालकों की प्रतिरोधकता व्युत्क्रमानुपाती क्या होती है, ताप। और ये भी कई बार पूछा गया है तो इसको ध्यान रखना, ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों की प्रतिरोधकता कम होती है जिससे उसकी चालकता का मान बढ़ जाता है। ठीक, तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब एक बात और ध्यान सुनना, अगर किसी पदार्थ का ताप बढ़ाने पर, यहाँ पे देखो ताप क्या करेंगे हम, बढ़ाएंगे तो इसकी प्रतिरोधकता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो अगर ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान कम हो रहा है तो वहां पर एक राशि होती है जिसको हम प्रतिरोध ताप गुणांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रतिरोध ताप गुणांक। और
और ये अध्याय नंबर 2 में आएगा, ठीक है। तो वहां पर इसको पूरा डिटेल में समझाएंगे। अभी फिलहाल अर्धचालक की हम बात कर रहे हैं, तो पूछ लिया जाता है कि अर्धचालकों के लिए प्रतिरोध ताप गुणांक का मान कैसा होता है भैया? धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, ये शून्य यानी अपरिवर्तित होता है। तो अब मेरी बात ध्यान सुनना, नाम क्या है इसका? प्रतिरोध ताप गुणांक। अगर ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान बढ़ रहा है, ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान बढ़ रहा है, तो प्रतिरोध ताप गुणांक तो उसके लिए कैसा होगा? धनात्मक। ताप बढ़ाया, प्रतिरोध बढ़ रहा है, तो उस पदार्थ के लिए प्रतिरोध ताप गुणांक का मान कैसा माना जाता है? धनात्मक। और अगर प्रतिरोध ताप घटाने पर प्रतिरोध का मान क्या हो रहा है? ताप बढ़ाने पर अगर प्रतिरोध का मान क्या हो रहा है? घट रहा है, ठीक है। तो उसके लिए प्रतिरोध ताप गुणांक का मान क्या होगा? ऋणात्मक। यानी अगर आप ताप बढ़ा रहे हो, प्रतिरोध भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, तो इसका मतलब वहां पर प्रतिरोध ताप गुणांक कैसा होगा? धनात्मक। लेकिन अगर आपने ताप बढ़ाया और प्रतिरोध ताप जो प्रतिरोध है उसका मान क्या हो गया? कम हो गया, तो इसका मतलब वहां पर प्रतिरोध ताप गुणांक कैसा होगा? ऋणात्मक होगा। तब मेरे को एक बात बताओ कि जो अर्धचालक की जो प्रतिरोधकता होती है, जो प्रतिरोध होता है, वो ताप बढ़ाने पर क्या होता है? कम होता है। यानी ताप बढ़ाओगे तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे? चालन बैंड में चले जाएंगे, और ये चालकता को क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे। और चालकता अगर बढ़ गई तो प्रतिरोधकता क्या हो जाएगी? घट जाएगी। दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं भैया? व्युत्क्रमानुपाती। तो मेरे को एक बात बताओ, इसी के आधार पर अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अर्धचालकों के लिए प्रतिरोध ताप गुणांक का मान कैसा होता है? धनात्मक होता है या ऋणात्मक होता है? तो आपका क्या आंसर होगा? सोचो। ऋणात्मक होगा। क्यों? क्योंकि अर्धचालकों का अगर ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोधकता क्या हो रही है? कम हो रही है। तो कम का मतलब माइनस। अगर ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध भी बढ़ रहा है तो धनात्मक, लेकिन अगर ताप बढ़ा रहे हो प्रतिरोधकता क्या हो रही है? घट रही है, तो वहां पर अर्धचालकों के लिए प्रतिरोध ताप गुणांक का मान कैसा होगा भैया? ऋणात्मक होगा ना। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको स्टार करके लिख लो कि अर्धचालकों के लिए प्रतिरोध ताप गुणांक का मान ऋणात्मक होता है। ठीक है, तो ये काफी अच्छा ऋणात्मक होगा। बहुत अच्छे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, नीट के एग्जाम में भी कई बार पूछे जाते हैं, ठीक है, और आपके बोर्ड एग्जाम में भी कई बार पूछे जाते हैं। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, और जितना भी पढ़ाया जाए उतना ही शाम को जाके एक बार पढ़ लो, है ना, तो ही थोड़ा बहुत दिमाग में रहेगा। अगले दिन यहाँ आओ तो मेरे को रिविजन करवाने की जरूरत नहीं पड़े, आप फटाफट मैं रिविजन कराऊँ और उसमें कुछ पूछे तो आप जल्दी से आप बता दो, तो मजे हैं फिर पढ़ने के। अब अशुद्धियों के आधार पर हमने अर्धचालक एक प्रकार का पढ़ लिया, जिसका पहला नाम था शुद्ध, यानी जिसमें किसी प्रकार की कोई अशुद्धि नहीं। आवर्त सारणी देखा होगा, आवर्त सारणी में ग्रुप 14 है, उसके पहले कौन आता है? 13, और उसके बाद कौन आता है? 15। तो इसमें आपका बोरॉन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, गैलियम हो गया, इंडियम हो गया, और क्या हो गया? थेलियम। और ग्रुप 14 में शुद्ध अर्धचालक होते हैं, नेज होते हैं, एक तो सिलिकॉन और एक और क्या हो गया? जर्मेनियम। अब इस ग्रुप पर जो 15 है उसमें आप एक तो फास्फोरस हो गया, नाइट्रोजन हो गया, आर्सेनिक हो गया, उसके बाद जो एंटीमनी हो गया, बिस्मिथ हो गया, ये होते हैं। ठीक, ये ग्रुप के नाम याद होना चाहिए, इनमें से कई बार एग्जाम में ये पूछा गया। अब जो हम सेकंड टाइप की जो बात करने जा रहे हैं, इसको अशुद्धि माना जाता है। क्या माना जाता है? इसका नाम अशुद्धि। ये तो क्या है? शुद्ध अर्धचालक, और ये भी क्या है? अशुद्धि। अब ध्यान से जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं वो याद हो जाएगा, लेकिन इनके नाम याद होना चाहिए आवर्त सारणी में। अब क्या हुआ कि इसमें वर्ग जो आपका वर्ग 13 है, ग्रुप 13 है, और
और ये ग्रुप 14, ये वर्ग 15। तो ग्रुप 13 के जितने भी तत्व है आपका बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेरियम, इन सबके बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3। इसके बाहरी कक्ष में कितने होंगे? 4। और इसके बाहरी कक्ष में कितने होंगे? 5। इनको सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सहसंयोजी। तो इसके बाहरी कक्ष में सबसे आउटर सेल में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है त्रिसंयोजी अशुद्धि। क्या नाम रख दिया गया इसका? त्रिसंयोजी अशुद्धि, है ना। इसी चार्ट से पूरा याद हो जाएगा। अब चूंकि ये तो शुद्ध है, सिलिकॉन और जर्मनी, अगली जो अशुद्धि है जिसके बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5, तो इसका नाम रख दिया गया पंचसंयोजी अशुद्धि। क्या नाम रखा गया? पंचसंयोजी अशुद्धि। ठीक। अब क्या हुआ कि अगर इस त्रिसंयोजी अशुद्धि जो कि ग्रुप नंबर कितने में आ रहा है? 13 में, पंचसंयोजी अशुद्धि को कौन से ग्रुप में रखा गया? 15 में, और शुद्ध अर्धचालक को काय में रखा गया है? 14 में। जब त्रिसंयोजी अशुद्धि को या पंचसंयोजी अशुद्धि को शुद्ध अर्धचालक में मिला दिया जाए, काय में मिला दिया जाए? शुद्ध, यानी सिलिकॉन और जर्मेनियम, तो वहां पर फिर 2 प्रकार के अर्धचालक प्राप्त होते हैं। कितने प्रकार के? 2। अगर आप शुद्ध अर्धचालक सिलिकॉन और जर्मेनियम में ये 3 संयोजकता वाली अशुद्धि मिला रहे, तो यहां से जो अर्धचालक प्राप्त होगा वो कौन से प्रकार का होगा? पी प्रकार का। कौन सा होगा? और अगर इस शुद्ध अर्धचालक में सिलिकॉन और जर्मेनियम में आप पंचसंयोजी अशुद्धि मिला रहे हो, वर्ग 15 के तत्व मिला दिए, तो इससे जो अर्धचालक प्राप्त होगा वो आपका कौन सा प्रकार का होगा भैया? एन प्रकार का। तो यहां से जो अपना दूसरा अर्धचालक है, जो हम दूसरा प्रकार पढ़ने जा रहे हैं, वो है आपका अशुद्ध। पहले वाला तो शुद्ध था, लेकिन इस बार क्या हो गया? अशुद्ध, क्योंकि हम अशुद्ध मिलाने वाले हैं। और इसी अशुद्ध को मादन के नाम से भी जाना जाता है, या फिर आपको मिश्रण अर्धचालक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये वाला केवल अपने को ये दिमाग में रखना है। ठीक है, कि वर्ग 13 हो गया, वर्ग 14 हो गया, और एक और कौन सा हो गया? वर्ग 15। या तो वर्ग 13 के तत्वों को काय में मिलाएंगे? 14 में, भैया वर्ग 15 को किस में मिलाएंगे? 14 में। ठीक है, यानी शुद्ध अर्धचालक। तो इसी आधार पर दूसरा जो आपका अर्धचालक रहेगा अशुद्ध मादन या अपमिश्रण अर्धचालक, इसका नाम रखा गया, और इसको इंग्लिश में कहते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, ये वाला है। और लास्ट टाइम यही पढ़ेंगे, बाकी का फिर कल। हेडिंग जानिएगा, अशुद्ध मादन या अपमिश्रण अर्धचालक, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इसका एक नाम हुआ बाह्य अर्धचालक भी। बाह्य अर्धचालक भी हेडिंग में आता है, बाह्य भी लिख लिया। ठीक। अब सबसे पहले तो अशुद्ध क्यों कहा गया? कि जो आपके नेज अर्धचालक थे, कौन से थे नेज? सिलिकॉन और जर्मेनियम, जिसको कौन से ग्रुप में रखा गया? ग्रुप नंबर 14 में रखा गया, 14 में। अब जब शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धियां मिला दी जाए, क्या मिला दी जाए? तो ऐसे अर्धचालक को क्या नाम रखा गया? अशुद्ध या बाह्य अर्धचालक। ठीक है, तो इसकी सिंपल से परिभाषा क्या बताएंगे? ऐसा अर्धचालक जिसमें क्या मिली हुई हो? अशुद्धि, उसे क्या कहते हैं? अशुद्ध या बाह्य। और जिसमें कोई अशुद्धि मिली हुई ना हो उसे क्या कहते हैं? शुद्ध अर्धचालक कहते हैं। ठीक, तो सबसे पहले तो अशुद्ध की परिभाषा लिख लो। ऐसा अर्धचालक जिसमें अशुद्धि मिली हुई हो, ऐसा अर्धचालक जिसमें अशुद्धि मिली हुई हो, उसे बाह्य अर्धचालक कहते हैं। अब बाह्य बोल दो,
अशुद्ध बोल दो, ठीक है, जो भी आपका क्वेश्चन पेपर में आया उस हिसाब से वो आप वहां पे बता। उससे भाई अर्धचालक कहते हैं, ठीक है भैया। अब यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब हुआ क्या कि अशुद्धि दो प्रकार की हो गई। कितने प्रकार की हो गई? एक तो ग्रुप नंबर 13 आ गया और एक और ग्रुप नंबर कौन सा हो गया? 15। अब ग्रुप नंबर 13 की अशुद्धियों का नाम रखा गया त्रिसंयोजी अशुद्धि। क्या नाम रखा गया? त्रिसंयोजी। और ग्रुप नंबर 15 के जितने भी तत्व थे उनका नाम क्या रखा गया? पंचसंयोजी अशुद्धि। तो इसी आधार पर जो अशुद्ध या भाई अर्धचालक वो भी दो प्रकार के है ना भाई। अशुद्धि कौन सी मिला रहे हो? त्रिसंयोजी मिला रहे हो, तो आपको अशुद्ध अर्धचालक तो प्राप्त होगा, लेकिन वो कौन सा होगा? पी प्रकार का। अगर पंचसंयोजी मिला रहे हो तो आपको कौन सा प्राप्त होगा? एन प्रकार का। तो अशुद्धियों के आधार पर फिर से भाई अर्धचालक को कितने उपभागों में बांटा गया? दो, ठीक। तो फिर से इसमें पैराग्राफ चेंज करके लिखो, भाई अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं। भाई अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं। भाई अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला हम आज के लिए हम जो पढ़ेंगे भाई अर्धचालक वो केवल पी प्रकार का पढ़ेंगे। तो इसमें ऐसे रोमन लिपि में लिखना है ना, ऐसे फर्स्ट करके लिखना, क्योंकि ये भाग में उपभाग है। और पहला है पी प्रकार, और इसी पी प्रकार को ग्राही अर्धचालक के नाम से भी जाना जाता है। एक्सेप्टर सेमीकंडक्टर ग्राही अर्धचालक। पी प्रकार का ये ग्राही अर्धचालक अशुद्ध अर्धचालकों को अशुद्धियों के आधार पर पुनः से दो भागों में बांटा गया, जिसमें पहला प्रकार हम पढ़ने जा रहे हैं कौन से वाला? पी प्रकार, जिसको एक और किस नाम से जाना जाता है? ग्राही अर्धचालक। ग्रहण करना है ना, उसका कारण बताएंगे क्यों कहते हैं ग्राही अर्धचालक। अब याद करो जो अभी मैंने ग्रुप नंबर 13, 14 और 15 बताया था। अब पी प्रकार के अर्धचालक बनाने के लिए हमको जो शुद्ध अर्धचालक सिलिकॉन और जर्मेनियम उसमें अशुद्धि मिलानी पड़ेगी। अब पी प्रकार का चाहिए तो कौन से अशुद्धि मिलाओगे? ग्रुप नंबर 13 मिलाओगे या 15? 14 तो शुद्ध है, 13 मिलाओगे। और 13 की अशुद्धियों का क्या नाम रखा गया? इसके बाहरी कक्ष में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं संयोजी, इसलिए इसको त्रिसंयोजी अशुद्धि कहते हैं, ठीक। यानी अगर आप नेज अर्धचालक, नेज बोले तो शुद्ध, जो कि कौन कौन सा? सिलिकॉन और जर्मेनियम। अगर आप नेज अर्धचालक में 3 संयोजकता वाली अशुद्धि यानी ग्रुप नंबर 13 के तत्वों को मिला दें तो प्राप्त होने वाला जो अर्धचालक होगा वही क्या कहलाएगा? पी प्रकार, ठीक है। परिभाषा लिखो इसमें। जब नेज अर्धचालकों में जब नेज अर्धचालक में ब्रैकेट के अंदर लिख लो सिलिकॉन जर्मेनियम, सिलिकॉन या जर्मेनियम ऐसे। जब नेज अर्धचालक में ब्रैकेट के अंदर क्या लिखोगे? सिलिकॉन या जर्मेनियम। ये आपके कौन से अर्धचालक होगा? नेज। जब नेज अर्धचालक में ये कर दिया, ब्रैकेट बंद कर दिया, त्रिसंयोजी अशुद्धि यानी ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी। त्रिसंयोजी अशुद्धि देखा। अब त्रिसंयोजी अशुद्धि भी कौन कौन से वो नाम लिखना पड़ेगा ना। तो ब्रैकेट के अंदर वर्ग कौन सा ये बता? वर्ग 13। और वर्ग 13 में कौन कौन हो गया? तो एक तो बोरॉन हो गया, एक आपका एल्यूमिनियम हो गया, एक और आपका गैलियम हो गया, एक इंडियम हो जाएगा और एक थेलियम। ये त्रिसंयोजी अशुद्धि वर्ग का भी नाम ध्यान रखना है आपको, वर्ग 13 के अंतर्गत आती है। और इनके नाम भी ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि केवल चिन्ह ही ध्यान रहे और आपको पता ही नहीं कि आईएन का मतलब क्या है, ठीक है। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम, ठीक है।
तो जब नेज अर्धचालक में त्रिसंयोजी अशुद्धि, ये नाम लिख लिया, मिलाने पर हाँ ब्रैकेट बंद करके लिखो, मिलाने पर जो अर्धचालक प्राप्त होता है, उसे पी प्रकार का अर्धचालक कहते हैं। उसे पी प्रकार का अर्धचालक कहते हैं। उसे पी प्रकार का अर्धचालक कहते हैं। तो ये तो परिभाषा हो गई कि जब शुद्ध अर्धचालक में त्रिसंयोजी अशुद्धियों के नाम ध्यान रखना, कभी कभी पूछ लिया जाता है। कैसे पूछेगा कि अगर सिलिकॉन के साथ बोरॉन मिला दिया जाए, क्या मिला दिया जाए, तो बताओ किस प्रकार का अर्धचालक प्राप्त होगा, तो आपको लिखना पड़ेगा। अगर सिलिकॉन के साथ वर्ग 13 के तत्व मिला दिए जाए, तो बताइए कौन सा अर्धचालक प्राप्त होगा, पी प्रकार का। इसी सिलिकॉन या जर्मेनियम को नाम न देते हुए वो डायरेक्ट क्या बोले, नेज अर्धचालक। अगर नेज अर्धचालक में त्रिसंयोजी अशुद्धि मिला दी जाए, एल्यूमिनियम मिला दिया जाए, गैलियम मिला दिया जाए, बताइए किस प्रकार का अर्धचालक प्राप्त होगा, तो आप क्या कहोगे। और कभी कभी ऐसा पूछा जाता है त्रिसंयोजी अशुद्धियों के नाम बताइए, तो वो त्रिसंयोजी अशुद्धि कौन कौन सी है, वर्ग 13 में बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और हेलियम। टी और ये एल है, क्या है ये एल। आगे बात समझ में, ठीक। तो ये तो हो गया परिभाषा। अब ध्यान से सुनो मेरी बात। अर्धचालकों में दो आवेश वाहक होते हैं, दो प्रकार के। कितने प्रकार के, एक तो होता है आपका इलेक्ट्रॉन और एक और क्या होता है, होल। इन्हें कहते हैं आवेश वाहक। क्या कहते हैं इसको, हाँ इसको चार्ज कैरियर्स बोलते हैं इंग्लिश में, आवेश वाहक इसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक। अब इलेक्ट्रॉन भी होता है और होल भी होता है। अब यहाँ देखो P का मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव। क्या हो गया, पॉजिटिव। अब इसमें से इलेक्ट्रॉन और होल में से पॉजिटिव कौन होता है, किसको माना जाता है, होल को। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अगला पॉइंट हमारा एक तो परिभाषा बन गई, जो सेकंड वाला जो पॉइंट बनेगा उसमें अपने को ये बताना है कि जो P प्रकार का अर्धचालक होता है उसमें अधिक मात्रा में क्या होते हैं, होल होते हैं या इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आपको कैसे ध्यान रखना, P का मतलब क्या हो गया, और पॉजिटिव कौन है, मतलब ज्यादा क्या होंगे, होल होंगे, और कम संख्या में कौन होगा, इलेक्ट्रॉन। अब जो ज्यादा होते हैं ना उनको बहुसंख्यक बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, बहुसंख्यक, अधिक मात्रा में। और जो कम होते हैं उनको क्या कहेंगे, क्या कहेंगे भैया, अल्पसंख्यक। तो बताइए P प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक कौन होता है, इलेक्ट्रॉन या होल। तो कैसे याद रखोगे, P का मतलब पॉजिटिव, और पॉजिटिव कौन होता है, होल। और अगर ये बहुसंख्यक है तो स्वाभाविक सी बात है कि अल्पसंख्यक कौन होगा, इलेक्ट्रॉन। आगे बात समझ में, अगला पॉइंट करके लिखो कि इस अर्धचालक में बहुसंख्यक, बोर्ड पे लिखा हुआ बहुसंख्यक, इस अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक होल होते हैं, आवेश वाहक होल होते हैं, तथा अल्पसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं। अल्पसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक। अब देखो अधिक मात्रा में कौन है, होल है, पॉजिटिव है। याद रखने की ट्रिक क्या है, P का पॉजिटिव, पॉजिटिव कौन होता है, होल। अधिक संख्या में क्या होगा, होल।
जो अधिक संख्या में होते हैं उसको क्या बोलते हैं, बहुसंख्यक, यानी इसको मेजॉरिटी बोलते हैं, और जो कम होता है उसको अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटी बोलते हैं। ठीक है, ये होगा। अर्थात अगर इसको हम गणितीय रूप में लिखें तो जो आपका NH है मतलब नंबर ऑफ होल वो अधिक होगा किससे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, है ना। इसका मतलब ग्रेटर देन हुआ ना, तो उसी में अर्थात करके उसी वाली लाइन में अर्थात NH ग्रेटर देन Ne लिख लो, है ना, डबल ग्रेटर देन NH डबल ग्रेटर देन Ne, यानी होल की संख्या अधिक होगी और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, कम होगी। N और उसके आधार पे H, और बराबर मतलब बराबर थोड़ी होगा, ग्रेटर देन होगा, बराबर तो उसमें होगा, किसमें, नेज अर्धचालक में। नेज अर्धचालक में ये आप ऐसे आगे मान लो, एक अर्धचालक है जिसमें NH इक्वल Ne, अब बताइए किस प्रकार का अर्धचालक है, ये नेज अर्धचालक। अगर एक आ जाएगी, अगर NH का मान ज्यादा है Ne से, मतलब होल ज्यादा इलेक्ट्रॉन कम है, तो बताइए वो कौन सा अर्धचालक होगा, P प्रकार। और लास्ट में जब हम कल पढ़ेंगे N प्रकार का, तो उसमें N का मतलब नेगेटिव, N का मतलब तो उसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, तो उसमें फिर ऐसे हो जाएगा Ne ग्रेटर देन हो गया किससे, NH। तो ये ध्यान रखो ये इक्वल है, इसका मतलब ये नेज होगा। ये अगर NH होल की संख्या ज्यादा है तो ये कौन से प्रकार का होगा, और अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है तो ये कौन से प्रकार का होगा, N प्रकार। इस प्रकार से कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, ऐसे थोड़ी का अपन ने हर जगह बराबर लगा दिया, इनसे आंसर चेंज हो जाएगा। ठीक, तो जिसमें होल ज्यादा होंगे वो आपका क्या हो जाएगा, P प्रकार का। ठीक, अगला पॉइंट लिखिएगा। अब एक बात बताओ, जिसमें होल ज्यादा है उसमें सांद्रता भी किसकी ज्यादा होगी, घनत्व भी किसका ज्यादा होगा, होल का। ठीक है, तो इसमें ये लिखना कि इसमें आवेशवाहक होल, इसमें आवेशवाहक होल की सांद्रता, आवेशवाहक होल की सांद्रता अधिक होती है, मतलब घनत्व डेंसिटी किसका अधिक होगा, होल का। जिसमें जितने ज्यादा नंबर ऑफ जो चार्ज होंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन की सांद्रता ज्यादा होगी, और होल है तो किसकी सांद्रता ज्यादा होगी, होल की। तो P प्रकार के अर्धचालक में तो कौन ज्यादा होता है भैया, होल, इसलिए इसमें होल की जो सांद्रता है, होल की सांद्रता बोल दो या फिर घनत्व बोल दो, किसका घनत्व ज्यादा होता है, P प्रकार के अर्धचालक में, तो आप क्या कहोगे, होल, क्योंकि ज्यादा मात्रा में होल, इस वजह से होल की सांद्रता क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक, अगला पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है, चौथा पॉइंट ये कितने पॉइंट हो गए अभी तक, 3 हो गए ना। ठीक, अगला इसका क्रिस्टलीय संरचना बनानी, क्या बनानी है अपने को, हाँ, तो हेडिंग डाल लो, क्रिस्टलीय संरचना। अब क्रिस्टलीय संरचना को पहले ध्यान से आप समझ लो, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। मैंने कहा कि जब नेज अर्धचालक में अशुद्धि मिलाई जाती है, और P प्रकार के अर्धचालक के लिए हम कौन सी अशुद्धि मिलाएंगे, त्रिसंयोजी अशुद्धि। ठीक, अशुद्धि मिलाने का जो रेशो होता है वो होता है 10⁻⁷ यानी 10⁻⁷ परमाणु जो होंगे वो तो शुद्ध होंगे, कैसे होंगे, नेज होंगे, या तो सिलिकॉन का होगा या फिर किसका होगा, जर्मेनियम का। और 10⁻⁷ परमाणु में केवल एक परमाणु किसका रहेगा, अशुद्धि का रहेगा। इतनी कम अशुद्धि मिलानी है, अशुद्धि मिलाने पर चालकता का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। लेकिन ऐसा नहीं कि अशुद्धि भी अपन ने इतना अशुद्धि मिला दी कि पूरा ही बिगड़ जाए, इसका रेशो होता है 10⁻⁷ परमाणु शुद्ध होंगे, उसमें केवल एक परमाणु किसका होगा, अशुद्धि का होगा। तो इसकी क्रिस्टलीय संरचना देखो, P प्रकार का अर्धचालक बना रहे हैं, तो P में कौन सा आएगा आपका, वर्ग 13, तो वर्ग 13 के जो सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं, +3 होते हैं बाहरी कक्ष में, इसलिए ये अशुद्धि ले लिया। अब +3 का मतलब यहाँ पे क्या आ सकता है, यहाँ पे आप चाहो तो बोरॉन लिख दो, यहाँ पे आप चाहो तो एल्यूमिनियम लिख दो, गैलियम लिख दो, इंडियम लिख दो, थैलियम लिख दो, और इसके चारों जो परमाणु आएंगे वो किसके आएंगे, शुद्ध, सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम।
और सिलिकॉन और जर्मेनियम कौन से वर्ग के अंतर्गत आता है? 14वें में। और उसके बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। इसलिए ये अशुद्ध हो गया, ये आपका क्या हो गया भैया? शुद्ध। ये आपका क्या हो गया? शुद्ध। ये आपका क्या हो गया? शुद्ध। और ये आपका क्या हो गया? शुद्ध। ठीक। अब सहसंयोजक बंध बनाएंगे तो ये ऐसे कर्व लाइन के द्वारा जो दर्शाया था, ठीक है, पहले इसको अच्छी तरह से समझ लेना ताकि आप इजीली बना पाओ। ये चारों ओर से इस तरह से, और ये कोई 4 नहीं है, कितने हैं? 10 की घात 7। लेकिन अब इतना नहीं बनाएंगे, हम थोड़ा सा यहाँ पे बस रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं अपन, तो थोड़ा सा बना के इसको छोड़ देंगे और ये तो कंटिन्यू चलता जाएगा। ठीक, तो ये अपना 4 हो गया। चलो बना लिया। अब देखो इलेक्ट्रॉन भरना, क्या भरना अपने को? इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन? 3। इसके पास कितने? तो सबसे पहले 3 वाले के 3 इलेक्ट्रॉन दे दो। इसने एक इलेक्ट्रॉन अपना यहाँ दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ दे दिया, और एक इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ दे दिया। हो गया ना खत्म। अब इसका यहाँ जो इलेक्ट्रॉन, यहाँ तो एक इलेक्ट्रॉन है जबकि 4 चाहिए ना, तो जहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं है वहां पर हम ऐसे गोला बना देंगे और इस गोले को कहते हैं भैया हॉल। क्या कहते हैं इसको? हॉल। 3 थे, 3 दे दिए, 1 2 3, एक तो है, एक की कमी है। अब इसके पास कितने? तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दिया, देखो दे दिया, एक छोड़ो, दूसरा यहाँ दे दिया, फिर एक छोड़ो, तीसरा यहाँ दे दिया, फिर एक छोड़ो, चौथा यहाँ। हो गया इसका काम खत्म। अब किसकी बारी है? इसके पास कितने? 4। एक यहाँ दे दिया, एक छोड़ दिया, एक यहाँ दे दिया, एक छोड़ दिया, एक यहाँ दे दिया, एक छोड़ दिया, एक यहाँ दे दिया। इसके पास कितने? 4। एक यहाँ दे दिया, एक छोड़ दिया, एक यहाँ दे दिया, एक छोड़ दिया, एक यहाँ दे दिया, और एक छोड़ दिया, एक यहाँ दे दिया। इसके पास तो कितने? 4। तो एक यहाँ दे दिया, यहाँ छोड़ा, यहाँ दे दिया, यहाँ छोड़ा, यहाँ दे दिया, यहाँ छोड़ा, और यहाँ दे दिया। अब पूरा करने के बाद भी यहाँ पर ये बंध पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की क्या किया? एक बंध तभी बनेगा जब कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे तो एक तो है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन की क्या है? कमी है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए इसके जो पड़ोसी परमाणु, उसके पास ये जो इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है, वो इलेक्ट्रॉन वो इससे ले लेगा। तो इलेक्ट्रॉन ये क्या करता है? ये सहसंयोजक बंध को पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है? उधार लेता है, ग्रहण करता है। इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया? ग्राही अर्धचालक। क्या रखा गया? ग्राही। ग्रहण कर रहा है ना, इस वजह से। आगे बात समझते हैं। तो पी प्रकार के अर्धचालक को किस नाम से जाना जाता है? ग्राही अर्धचालक। और अगर आपसे कोई पूछ ले कि भैया ग्राही अर्धचालक के नाम से क्यों जाना जाता है, तो यह अपना सहसंयोजक बंध को पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है? ग्रहण करता है। इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया? ग्राही अर्धचालक। ये वाले स्ट्रक्चर बना लो, ठीक। इसलिए भैया एक इलेक्ट्रॉन कम था, इसने ग्रहण किया, दूसरे से उधार लिया, साझा किया, ठीक। इसलिए इसका नाम रख दिया गया ग्राही अर्धचालक। और +3 का मतलब त्रिसंयोजी अशुद्धि, +4 का मतलब मेज अर्धचालक, और ये हो गया आपका हॉल, या फिर इसको पोर्टर भी कहते हैं।
साइड में लिख लो, +3 का मतलब 3 संयोजी अशुद्धि हो गई, +4 का मतलब नेज अर्ध चालक हो गया। ऐसे जो सर्कल बना हुआ उसको बॉल या क्वार्टर कहेंगे, कल बताएंगे क्वार्टर क्या होता है। तो ये पी प्रकार का अर्धचालक, इसको ग्राही अर्धचालक के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की इसमें क्या होती है, कमी होती है, एक लास्ट और बनाना ताकि ये पी प्रकार का अपना खत्म हो जाए। एक ऊर्जा बैंड बनाना, इसका क्या बनाना, तो जैसे उसमें बनाया था ना नेज में, वैसे तो हेडिंग ना दो ऊर्जा बैंड, ताकि ये पी प्रकार का तो खत्म हो जाए। आप पी प्रकार तक के पूरे को याद कर लेना अच्छी तरीके से, आज ही जाके भैया कंप्लीट कर लेना, जितना पढ़ाया जाए उतना रिवाइज करोगे। और कोई दिक्कत आ रही है मान लो, ठीक, तो मैं यूट्यूब पे वीडियो तो डाल ही रहा हूँ, ये बात एक बार फिर से वहां पे जाके देखिए सर ने क्या समझाया था, है ना। तो लास्ट पी प्रकार का लास्ट पॉइंट क्या रहेगा इसका, ऊर्जा बैंड बनाना, है ना। और ये ऊर्जा बैंड पर भी कई अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, तो आपको ध्यान रखना। सबसे नीचे वाला जो बैंड होगा उसको हम जानते हैं कौन सा बैंड होगा, संयोजी बैंड। तो इतने सारे अपन ने इतनी बार ये ऊर्जा स्तर बनाया है इसका ऊर्जा बैंड, तो अब तक तो अपने को क्लियर होगा। और ये ऊपर वाला जो बैंड होता है इसे कहते हैं हम चालन बैंड कहते हैं। ये वाला जो लेवल होता है इसको हम ईवी बैलेंस एनर्जी लेवल होता है। ऊपर वाला क्या होता है भैया, ईसी होता है, और ये आपका एनर्जी। अब ध्यान से मेरी बात एक बार सुनो पहले, उसके बाद बना लेना, है ना। इधर देखो, जब हमने नेज अर्धचालक का ऊर्जा बैंड बनाया था तो उसमें एक अतिरिक्त ऊर्जा स्तर आया था जिसको फर्मी ऊर्जा स्तर कहते हैं। क्या कहते हैं, वो कहाँ बनाया था, बीचों बीच में, याद आया। अब इसमें क्या करेंगे कि जैसे ही पी प्रकार का अर्धचालक में हम अशुद्धि मिलाएंगे, क्या मिलाएंगे, तो जो आपका ये बीचों बीच में जो फर्मी ऊर्जा स्तर था, ये इस अशुद्धि के कारण इधर की ओर शिफ्ट हो जाएगा नीचे की ओर, यानी ये कहाँ पर चला जाएगा। तो आप जब बनाओ तो तब इसको संयोजी बैंड के पास में बनाना। कहाँ बनाना है आपको, हाँ, और ध्यान से सुनिएगा, ये फर्मी ऊर्जा स्तर आ गया नया, है ना। अब इसके और इसके बीच का जो गैप होता है ये वाला, ये होता है 0.01। इसको थोड़ा सा ऊपर बना देता ताकि दिखने में सही दिखे। जैसे हम इसमें अशुद्धि मिलाएंगे तो ये आपका फर्मी ऊर्जा स्तर यहाँ से होगा, और ये वाला जो गैप होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये होता है 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक। और इस ऊर्जा स्तर को हम क्या कहेंगे, तो चूंकि ये कौन सा अर्धचालक है, ग्राही, इस वजह से इसका नाम रख दिया गया ग्राही ऊर्जा स्तर। क्या नाम रखा गया, ग्राही ऊर्जा स्तर। और ग्राही को एक्सेप्टर बोलते हैं इंग्लिश में, क्या बोलते हैं, एक्सेप्ट कर लो, ग्रहण कर लो, एक्सेप्ट। इसलिए इसको हम ई, और एक्सेप्ट का यहाँ क्या लिख देंगे, ए, ई ए, ठीक। तो ये ई ए लेवल यहाँ आ जाएगा। और पी प्रकार का अर्धचालक है, तो पी प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक कौन होता है, अधिक संख्या में इलेक्ट्रॉन होता है या होल होता है। पी का मतलब पॉजिटिव होल होता है, इस वजह से यहाँ पर होल की संख्या ज्यादा रखनी है अपने को। ये देखो कई सारे होल हो गए, और एक या दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दो, बाकी ज्यादा संख्या में अपने को क्या बताना, होल, ठीक। यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, और एक दो इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ रहेंगे। हो गया भैया पी प्रकार के अर्धचालक के लिए। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो यही ध्यान रखना है कि जो ग्राही ऊर्जा स्तर अगर संयोजी बैंड के पास हो तो वो किस प्रकार का अर्धचालक होगा, आपका पी प्रकार, ठीक है। नेज अर्धचालक में तो बीचों बीच में होता है, अशुद्धि के कारण ये जो फर्मी ऊर्जा स्तर है ये किधर की ओर शिफ्ट हो जाएगा, नीचे की ओर, संयोजी बैंड।
और संयोजी बैंड और जो ग्राही ऊर्जा स्तर के बीच का जो अंतराल होता है वो 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इसमें जो खास पूछा जाता है वही है, वैसे ऊर्जा बैंड बना के दे देगा आपको और आपसे कहेगा कि दिया गया ऊर्जा बैंड किस प्रकार के अर्धचालक का है। तो आपको ध्यान रखना, अगर यह वाला जो ऊर्जा स्तर है वो संयोजी बैंड के पास में है तो वो आपका पी प्रकार का अर्धचालक। इस प्रकार से अपना पी प्रकार वाला अर्धचालक वाला टॉपिक हो गया खत्म। और कल हम बात करेंगे एन प्रकार के अर्धचालक के बारे में। चित्र बनाते समय ध्यान रखना, जो ग्राही ऊर्जा स्तर है वो किसके पास में बनाना है आपको, संयोजी बैंड के पास में। ठीक, ऊपर भी इलेक्ट्रॉन भरो, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन दर्शाओ, यहाँ पे 3-4 यहाँ पे दर्शाते। यहाँ जो रहेगा ज्यादा जो आपको है वो होल बताना, ठीक है, पी प्रकार का तो होल ज्यादा होना चाहिए। ठीक, तो इस प्रकार से भैया ये आज हमने आपकी आज की क्लास में हमने निज अर्धचालक मैंने पढ़ा दिया। अशुद्ध अर्धचालक में हमने 2 प्रकार के अशुद्धियों के आधार पर पी प्रकार और एन प्रकार का। तो आज हमने कौन सा पढ़ लिया इसमें, पी प्रकार का अर्धचालक। और पी प्रकार के अर्धचालक से रिलेटेड जितने भी आपके आने वाले क्वेश्चंस थे इंपॉर्टेंट वो मैंने आपको समझा दिए। कल हम एन प्रकार का अर्धचालक पढ़ेंगे और उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो जुड़े रहिए और जिन विद्यार्थियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको वीडियो के अपडेट की जानकारी मिलती रहिए। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। सभी को राधे राधे।